Hello student, today we will read chapter number 3rd of class 11. The chapter name is Discovering Truth. The saga continues, and this chapter is written by A.R. Williams. This chapter is about a civilization. Once upon a time, a great civilization flourished in Egypt. Do you hear the name of Egypt? Egyptian is a very ancient civilization of the world. At that time, a powerful royal family ruled over Egypt. The majestic tombs were left. The rulers were mummified. Tut was the last ruler of the royal family. Howard Carter discovered his tomb. First of all, we will read about the A.R. Williams. A.R. Williams has been a specialist in science and cultural heritage. She was awarded many times. She devoted herself to solve ancient historical mysteries of the वर्ल्ड. एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी लेखिका जो हमेशा वैज्ञानिक दुनिया में, साइंटिफिक वर्ल्ड में एक कल्चरल हेरिटेज, एक ऐसी विरासत का खोज करती रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा उस देश की सभ्यता, उस देश की जो है कल्चर को जो है डिफ़ाइन करती थी. एक ऐसी सभ्यता की हमेशा खोज किया करती थी, ऐसी हेरिटेज की खोज किया करती थी जो बहुत ही पुराने हुआ करते थे, रहस्यमय हुआ करते थे. उन सब में ये विलीन रहती थी. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एज वी नो, वी आर रीडिंग अबाउट द लास्ट रूलर ऑफ द रॉयल फैमिली इन इजिप्शियन डायनेस्टी. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. वो सिर्फ 12 से 18 साल का था, टीनेजर था जब उसकी मृत्यु हो गई थी. किसकी? टुट. द सागा. द लास्ट हायर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूलर इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी. ही वाज लेड टू रेस्ट लैडन विद द गोल्ड एंड द इवेंचुअली फॉरगॉटन. जब वो सिर्फ 12 से 18 साल का था, बिल्कुल किशोर था, तभी उसकी मृत्यु हो गई थी. और वह उस परिवार का हिस्सा था, ऐसे परिवार का जो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था. उसका अंतिम उत्तराधिकारी था, अंतिम शासक था. और ऐसा शासक जिसने मिस्र में, एक ऐसा शासक जिसके पूर्वजों ने मिस्र में शताब्दियों तक, सैकड़ों वर्षों तक अपना राज किया था. सैकड़ों वर्षों तक जो है वो लोग उस देश में अपना शासन चलाते रहे. उस डायनेस्टी का, उस वंश का अंतिम शासक टुट. He was led to rest laden with gold and eventually forgotten. और ऐसा व्यक्ति जिसे सोने से लाद कर, सोना उसको पहनाकर उसको दफना दिया गया था. लेकिन चाहे पैसा रख दो, चाहे सोना रख दो, कितनी भी ज़मीनों के कागज़ रख दो, लेकिन ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सब फानी, ये सब ख़त्म होना है. कोई भी चीज़ याद नहीं रखी जाती है और उसको भी भुला दिया गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922. और उसकी जो भी मकबरा था जहाँ पे उसे दफनाया गया था हज़ारों साल पहले, जब उसकी खुदाई हुई, जब किसी दूसरी सिविलाइजेशन की खोज हो रही हो, उसका मकबरा वहाँ पर पाया गया. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. तो जब आधुनिक दुनिया ने, आधुनिक संसार ने इस चीज़ की खोज की कि क्या उसका टॉम्ब था, क्या कहाँ पर उसका टॉम्ब था, मकबरा कैसा था, किस तरह से उसकी मृत्यु हुई, और ये संभावना लगाई गई, अटकलें लगाई गई, लोग अपने अपना अनुमान लगाने लगे कि उसकी मृत्यु जो है स्वाभाविक ना होकर उसका मर्डर किया गया हो, यानी कि उसको जो है किसी ने उसको मार दिया हो, उसका मर्डर कर दिया हो. Now we will read
Leaving Storm for his the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the Bush pharaohs. और जब उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद किसी को पता ही नहीं था कि उसकी मृत्यु हुई कैसे है। ये सब पता लगाने के लिए उसकी जो भी हड्डियों का ढांचा, जो भी ममी मिली, उस ममी से का स्कैन करके 80 वर्षों के बाद, यानी उसकी ममी मिलने के 80 वर्षों के बाद ये पहली बार ये पता लगाया जा रहा है, पता लगाया गया कि किस तरह से उसकी मृत्यु हुई और क्लू और भी रहस्य उसकी मृत्यु के बारे में जानने के लिए उसका सीटी स्कैन कराया गया, जिससे उसकी मृत्यु के बारे में और सुराग प्राप्त हुए और बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, जो कि फेरो जो था उसकी वैज्ञानिक जांच हो सकेगी। An angry wind stripped up ghostly dust devil as a king Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. जब राजा टुट को उसकी कब्र से, उसके मकबरे से निकाला जा रहा था, जिसे जो है राजाओं की घाटी कहा जाता है, एक ऐसा मकबरा, एक ऐसे क्षेत्र में उसका मकबरा था, ऐसी जगह उसकी कब्र थी जो कि राजाओं की घाटी, वैली ऑफ किंग कहा जाता था। उसके वहाँ से बाहर निकाला, जैसे ही बाहर निकाला तो बहुत तेज़ तेज़ डेविल डस्ट विंड्स, यानी कि डेविल का मतलब है शैतानी, यानी क्रूर हवाएं, धूल भरी आंधियाँ चलने लगीं, यानी कि भूतों जैसे दूध के शैतान खड़े कर दिए। धूल ही धूल चारों तरफ धूल ही धूल थी और ऐसा लग रहा था जैसे धूल के शैतान चारों तरफ खड़े हो गए हों। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कर्ड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार कास्केड ग्रे। दिन भर काले बादल छाए रहे, धूल भरी आंधियाँ चलती रहीं और तारों की सुरमई पटारी में छुपाए हुए थे, यानी कि ऐसा लग रहा था जो तारे हैं वो छुपे हुए हैं और वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अबाउट इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। 6 जनवरी 2005 की बात है। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scan brought here to prove the lingering medical mysteries of little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। अब बहुत वर्षों के बाद उसकी खोज होने के 85 ईयर्स के बाद, 83 ईयर्स के बाद इसका सीटी स्कैन कराया गया, इस वजह से कि इसकी मौत के रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके, किस तरह से इसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। तो 2005 में लगभग 6 बजे विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो ममी है यही है टुट की। विश्व की सबसे प्रसिद्ध ममी की सीटी स्कैन कराने के लिए सबसे पहले उसका सर धीरे धीरे मशीन के अंदर गया। इस स्कैनर को इस युवा शासक जो कि लगभग 3,300 वर्ष पहले जिसकी मृत्यु हो गई थी, 3,300 वर्ष पहले जो इस संसार को छोड़कर चला गया था, उससे स्कैन करने से पता लगाया जा सके कि किस प्रकार से, किस तरह से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और इसकी मृत्यु के रहस्य से पर्दा उठाया जा सके, इसकी और जांच और पड़ताल की जा सके। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respect। जब दिन का तीसरा पहर लग गया, यानी दोपहर के बाद, 2 पहर यानी 2 टाइम गुजर गए, एक मॉर्निंग का, एक दोपहर का, 2 पहर का टाइम गुजर गया, तो कौन सा पहर लग गया? तीसरा पहर, इवनिंग सेशन लग गया। जब 2 पहर निकल गए यानी 3rd स्टेज आ गया, तीसरे पहर में बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व भर से आए। बहुत सारे पर्यटक
ये देखने के लिए आए। और जो सामान्य कतार से, जो लाइन से जो चट्टानें लगी हुई थी, कटे तंग मकबरे, बहुत सारे छोटे छोटे मकबरे कटे हुए लाइन से बने हुए हैं 26 फुट धरती में नीचे, 26 फुट धरती के नीचे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face, the most striking feature of mummy-shaped outer coffin lid। और वे कब्रें, जो मकबरों की कब्रें थी जो 26 फीट नीचे थी धरती के, वे कब्र के भित्ति चित्रों को देखते हुए जब कब्र के अंदर वो चित्र दिखाई दिए, जिन बहुत सारे चित्र भी बने होते थे, जो भी संदूक हुआ करते थे, जो भी उनके आपने देखा होगा कॉफिन जिसे ताबूत बोलते हैं, जो भी ताबूत हुआ करते थे उसके ऊपर भी चित्र बने होते थे, इसके अंदर भी चित्र बने होते थे, और जिस कब्र में उन्हें उतारा जाता था वहाँ भी बहुत सारे चित्र बने होते थे। ये वहाँ की सिविलाइजेशन थी। तो बहुत सारे चित्रों को जब लोग देख रहे थे तो टुट के सोने के बने हुए, जो गोल्ड के बने हुए जो उसका चेहरा था, उसको लोग देखते ही रह गए, इतनी चमक उसमें थी। और मम्मी के ये जो नक्शा था, मम्मी के नक्शों को देखते हुए वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए कि जैसे ही उन्होंने ताबूत का जो कॉफिन था उसका जैसे ही बाहर ढक्कन जैसे ही खोला या उसको देखा, तो वो लोग उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि किस तरह से इतने वर्ष पहले, 3000-4000 वर्ष पहले इस तरह के कॉफिन, इस तरह के ताबूत बनाए जाते थे जो आज भी मजबूती से बने हुए हैं, और आज भी जो है वो उसका आज भी जो ताबूत है वो उसकी जो है सुरक्षा किए हुए हैं। आफ्टर दैट some visitor read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। कुछ लोग जो है आपस में फुसफुसा रहे थे, गाइडों से बात कर रहे थे, आखिर इस यहाँ क्या निकला, कैसे निकला, आश्चर्य में पड़े हुए थे। और कुछ चुपचाप खड़े थे। क्यों चुपचाप खड़े थे? बहुत सारे इसलिए चुपचाप खड़े होंगे शायद कि 18-19 साल का अल्प आयु का ये बालक, छोटी सी आयु का ये बालक मृत्यु के विषय में, मृत्यु उसको कैसे आ गई, कैसे वो मर गया, ये चिंतन कर रहे थे। ये सोचकर वो कांप जाते थे कि कहीं फ़ैरो का शाप वास्तव में सत्य तो नहीं हो गया, अर्थात उन लोगों को उनकी जो शांति भंग करने का जो विचार था, उनकी मृत्यु हो सकती थी, वो मुसीबत आ सकती थी। ये बात सोचकर वो चुप खड़े हुए थे कि मैं चुप खड़ा हूँ, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो हो सकता है कोई श्राप मेरे ऊपर आ जाए। इस बारे में पता नहीं कितनी पुरानी ये मम्मी है, क्या शापित है या रियल है, पता नहीं क्या, इसकी मृत्यु कैसी हुई है, ये सारी बातें सोचकर वो लोग, बहुत सारे लोग चुप थे, और कुछ लोग जो है गाइडों से, बहुत सारे जो गार्ड थे उनसे बात कर रहे थे। द ममी is in very bad condition because what Carter did in the 1920s said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look। जो मम्मी थी वो बहुत बुरी कंडीशन में थी, क्योंकि जो 1920 में जो कार्टर ने किया था, कार्टर ने क्या किया था, कार्टर ने एक ऐसा काम किया था जिसकी वजह से मम्मी खस्ता हालत में थी। उसने शुरुआत में उसकी देखभाल नहीं की। मिस्र के जो पुरातत्व जो परिषद थे, मिस्र के जो उच्च ओहदे पे लोग थे, जिनका नाम जो महासचिव थे ज़ाही हवास, उन्होंने मृत शरीर पर बहुत देर तक देखने के बाद कहा था, यानी बहुत देर तक उसका पहले देखते रहे, रिसर्च करते रहे, उसको घूरते रहे, उसको हो सकता है उसको उठाने में, निकालने में वो टूट भी गया हो, तो उसके पहले जो है सही तरीके से देखभाल नहीं की गई। हावर्ड कार्टर, that is was the British
archaeologist who is 1922 discovered Tut's tomb after year of futile searching। जो कार्टर हावर्ड कौन थे? कार्टर हावर्ड वो थे जिन्होंने खुदाई के दौरान जिन्होंने जो है पुरातत्व की जो खुदाई किया करते थे या करवाते थे, इंजीनियर थे, वो कई वर्षों तक प्रयास करते थे और उनके प्रयास के बाद उनको क्या मिला? 1922 में जो है उनको टुट का मकबरा खोजा था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास कर चुके थे कि कभी उनको जो है सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 1922 में उनका जीवन ही बदल गया और उनके द्वारा की गई खोज यानी कि टुट की खोज, उन्होंने उनकी मकबरे की खोज की थी, वो 1920 में दिखाई दी थी। ये एक अमेजिंग खोज थी उनके द्वारा। इट्स कंटेंट दो हेस्टली ransacked in antiquity were surprisingly complete। और उनके द्वारा जो ये जो खोज की गई थी वो वस्तुओं की खोज में जल्दबाजी में छान दी गई थी, फिर भी आश्चर्यचकित तरीके से ये खोज पूर्ण थी, यानी कि अब इसके आगे कुछ खोजा नहीं जा सकता था। ये खोज उनके लिए पूरी तरह से सफल थी, पूर्ण थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। और उनकी ये खोज ने उनको बहुत ही अमीर बना दिया था। ऐसी खोज थी, राजसी वस्तुओं का अभी तक मिले सबसे अधिक समृद्ध संग्रह थे और फ़ैरो की दंत कथाओं का अंग बन गए थे। जो दंत कथाएँ हुआ करती थी फ़ैरो की, उसका ये भी अंग बन गए थे हावर्ड कार्टर, क्योंकि इन्होंने अभी तक की अपने जीवन की सबसे बहुमूल्य खोज की थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. Stunning artifact in gold, their eternal brilliance mean to guarantee resurrection, caused the sensation of the time of the discovery and still get the most attention। तो अभी तक इनको इतना भी अटेंशन, इतना भी इनको जो है लोगों ने समझा नहीं था, लोगों ने इनको जाना नहीं था, लेकिन अब लोग इनकी तरफ जो है अपना रुझान, अपना मन लगा रहे थे और आकर्षित कर रहे थे कि जो खोज इन्होंने की थी, सोने से स्तंभित करने वाली जो कलात्मक वस्तुएं उस समय सनसनी पैदा कर देती थी, तो इन्होंने सोने का बना हुआ पूरा का पूरा ताबूत खोजा था और आज भी उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि आज के समय में भी उन वस्तुओं का वैसा ही अट्रैक्शन था जैसा 100 साल पहले हुआ करता था। शाश्वत चमक हो, पुनर्जीवन की गारंटी देती है। जो कोई भी चमक हो वो इंसान के मन को प्रफुल्लित कर देती है। परंतु टुट सागर की जो इन्होंने मकबरे को खोजा था, तो दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के साथ भी दफन किया गया था, यानी कि उसको जब उसको फोर्टिफाइड किया गया, उसको जब जो दफन किया गया, उसको ग्रेव यार्ड में उतारा गया, उसको कॉफिन में जब रखा गया था, तो उसके साथ साथ बहुत सारी वस्तुएं उसके साथ दफनाई गई थी। Tut was also buried with everyday thing he had won in afterlife, wood games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine। बहुत सारी डेली वस्तुएं की डेली यूजेस की वस्तुएं उसके साथ दफनाई गई थी, क्योंकि जो मिस्र की सभ्यता के अनुसार जो वहाँ के फ़ैरोज़ हुआ करते थे, वहाँ के जो शासक हुआ करते थे, वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, और भी जो रिच पर्सन, बहुत सारे लोग जो मम्मी बनाकर ताबूत में दफन किया करते थे, तो उनका ये मानना था, उन लोगों का, मिस्र के लोगों का ये मानना था कि अगर हम इनके साथ इनकी पसंदीदा वस्तुएं जो जिन वस्तुओं को ये पसंद करते हैं उनको इसके साथ दफन करेंगे, क्योंकि वो मानते थे कि कोई भी मरता नहीं है और ताबूत में जाकर, उस कब्र में जाके, उस मकबरे में जाकर वो दोबारा से ज़िंदा हो जाता है। जब वो ज़िंदा हो जाएगा तो उसकी पसंद की वस्तुएं भी वहाँ पर उपस्थित होनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, जिसको वो लगातार ग्रहण करता रहे, उसके साथ जीता रहे। तो कुछ शराब, कुछ जो है खेल की वस्तुएं, कांसे का उस्तरा, अंतर्वस्त्र, भोजन तथा शराब की वस्तुएं और आवश्यक वस्तुएं जो उसे अगले जीवन में चाहिए होंगी, वो सारी वस्तुएं उसके साथ कब्र के अंदर रख दी जाती थी। आफ्टर दैट
we will read about the remaining portion of this chapter. This is very interesting chapter. I hope you will like the video. We will discuss the remaining portion in the next video. Thank you.